नमस्कार। घड़ी में बज रहे हैं 9 बजे रात के और अब वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुशलगढ़ के बड़ी सरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरी, कंप्यूटर प्रिंटर सहित महंगे उपकरण ले गए चोर। राजसमंद में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय राज्य मंत्री बघेल, बोले आपातकाल में संविधान की हत्या की। महिला ने निजी स्कूल संचालक पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र का है मामला। राजसमंद में शेर सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी माउंट आबू से गिरफ्तार। हत्या के सभी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में। रोडवेज बस पर पथराव व आर्म्स एक्ट मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले के 84 क्षेत्र का है मामला। पाली में 17 किलो चांदी चोरी की वारदात का खुलासा। अंतर्राज्यीय गैंग के 2 शातिर गिरफ्तार। झुंझुनू में ठाठवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र बना अवॉर्डी अस्पताल, सुविधा व साफ सफाई निजी अस्पतालों जैसी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की सख्त चेतावनी। समीक्षा बैठक के दौरान छबड़ा एई को चार्जशीट। शिक्षा विभाग ने पीटीआई को किया सस्पेंड। 2022 में डमी बैठाकर अपनी जगह दिलाई थी परीक्षा। मानवता जाटन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर एवं श्रद्धांजलि सभा हुई। भगवान दास खेतान हॉस्पिटल ब्लड बैंक ने 67 यूनिट रक्त संग्रहण किया। धौलपुर में बारिश का कहर, जलमग्न हुए कई इलाके, प्रशासन बेखबर। चूरू की युवती को प्रेम जाल में फंसाकर ओमान भेजने की साजिश नाकाम, पुलिस की सतर्कता से एयरपोर्ट से बरामद। कलिंजरा बस स्टैंड पर पूर्व प्रेमी ने अध्यापिका पर तलवार से किया वार, उपचार के दौरान हुई मौत, आरोपी हुआ फरार। बीकानेर में खाद बीज और पेस्टिसाइड की दुकानें खुलेगी, अनिश्चितकालीन बंद वापस। झालावाड़ में पानी की मोटर से करंट लगने से निस्तक जन की मौत। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ क्षेत्र के बड़ी सरवा कस्बे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। इस दौरान अस्पताल में कोई मौजूद नहीं था। सुबह जब सफाई कर्मचारी ने अस्पताल का दरवाजा खोला तो अस्पताल के पीछे का दरवाजा टूटा हुआ देखा और चिकित्सा अधिकारी को जानकारी दी। मौके पर सभी ने जाकर देखा तो इन्वर्टर, कंप्यूटर, प्रिंटर सहित महंगे उपकरण नदारद थे। घटना के संबंध में अस्पताल की ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। एक तरफ बारिश का सीजन चल रहा है, बिजली का भी कोई ठिकाना नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ी सरवा के डॉक्टर ने बताया कि बीती रात अस्पताल में चोरी की घटना घटित हुई थी। महंगे उपकरण चोरी हो गए हैं। इसकी सूचना चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों को भी दी गई है। बड़ी सरवा कस्बे के संजय राजपूत ने प्रशासन से कस्बे में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग कर जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की है। राजसमंद में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय में कांग्रेस ने आपातकाल लागू कर देश के नागरिकों के साथ घोर अन्याय किया और लोकतंत्र व संविधान की हत्या की। बघेल ने यह बयान राजसमंद में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान दिया, जहां वे नाथ द्वारा दर्शन के बाद चित्तौड़ जा रहे थे। राजसमंद में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट के निजी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मेवाड़ी पगड़ी और इकलाई पहनाकर केंद्रीय राज्य मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बघेल ने आपातकाल को
लोकतंत्र और संविधान की हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में डाला गया और अनेकों यातनाएं दी गई, जिसका परिणाम कांग्रेस को चुनाव में करारी हार के रूप में भुगतना पड़ा। बघेल ने भाजपा की प्रशंसा करते हुए कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता भारत माता की जय का नारा लगाता है और हर कार्यक्रम में भारत माता की जय की जाती है। इस अवसर पर चित्तौड़ भाजपा जिलाध्यक्ष रत्न गायरी, पूर्व जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट, वरिष्ठ भाजपा नेता महेश पालीवाल, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष जवाहर जाट, जिला मीडिया संयोजक नर्मदा शंकर पालीवाल सहित कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल संचालक के खिलाफ एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। महिला ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने उसे एक निजी होटल पर जबरन बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने अश्लील वीडियो और फोटो भी बनाए, जिनका इस्तेमाल अब उसे ब्लैकमेल करने और दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। राजनगर थाना अधिकारी सवाई सिंह राठौर ने बताया कि प्रार्थिया ने जलेंद्र पिता छीतर सिंह निवासी कुचावन सिटी जिला नागौर के खिलाफ यह रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि जलेंद्र ने दबाव बनाकर उसे होटल में बुलाया, उसके साथ बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना अधिकारी राठौर ने बताया कि प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजसमंद के प्रतापपुरा पुलिया पर गत 24 जून को दिन दहाड़े हुई शेर सिंह की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्याकांड का मुख्य वांछित आरोपी राम सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी गोदेला थाना घासा जिला उदयपुर को माउंट आबू से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही इस सनसनीखेज हत्याकांड के सभी तीनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। कांकरोली पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार शेर सिंह पुत्र जोत सिंह की प्रतापपुरा पुलिया पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक के मार्गदर्शन और वृत्ताधिकारी विवेक सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी कांकरोली हंसाराम सिरवी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले और तकनीकी व मानवीय इनपुट का सहारा लिया। जांच के बाद पुलिस ने शौकीन कुमार भील और दुर्गा प्रसाद मेघवाल निवासी कारूड़ा प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी फरार था। मुख्य आरोपी राम सिंह की गिरफ्तारी के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार गठित टीमों ने सरगर्मी से तलाश की। पुलिस ने तकनीकी सहायता और सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए पुलिस थाना आबू पर्वत जिला सिरोही की सहायता से राम सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी गोदेला घासा उदयपुर को माउंट आबू से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त राम सिंह से पूछताछ जारी है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब हत्या के पीछे के वास्तविक मकसद, पूरी साजिश और घटनाक्रम का विस्तृत खुलासा होने की उम्मीद है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले की परतें खोली जाएगी। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना पुलिस ने रोडवेज बस पर पथराव करने और आर्म्स एक्ट में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त बाइक और दोनों बदमाशों के पास से धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। इधर पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों का सिमलवाड़ा कस्बे में जुलूस निकालते हुए अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का संदेश दिया। धंबोला थाना अधिकारी रिजवान खान ने बताया कि 12 जून को सिमलवाड़ा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक रोडवेज बस पर पथराव कर नुकसान पहुंचाया था और मौके से फरार हो गए थे। रोडवेज क्रमिकों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच की और बदमाशों की पहचान गजपुर निवासी सुनील रोत और गड़ा वाटेश्वर निवासी राहुल खड़ाड़ी के रूप में की, लेकिन दोनों बदमाश फरार चल रहे थे। इधर पुलिस को 2 युवक द्वारा बाइक पर धारदार हथियार लहराते हुए लोगों में भय व्याप्त करने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने धंबोला पावर हाउस पर नाकेबंदी की। इस दौरान बाइक पर दोनों बदमाश आते हुए दिखाई दिए, जिनके हाथ में धारदार चाकू और तलवार थे। पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ा तो दोनों सुनील और राहुल निकले, जिस पर पुलिस दोनों बदमाशों को रोडवेज बस पर पथराव और आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया। इधर पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों का सिमलवाड़ा कस्बे में जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों को कस्बे की गली गली घुमाया और अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का संदेश दिया। पुलिस थाना धंबोला अंतर्गत सिमलवाड़ा पीट रोड पर 12 जून 2025 को 2 अज्ञात बदमाशों ने
रोडवेज बस पर पत्थर फेंक कर उसका कांच फोड़ दिया था, जिस पर रोडवेज कर्मचारियों ने रिपोर्ट थाने पर दी थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा अज्ञात बदमाशों की लगातार तलाश जारी की गई। विभिन्न सीसीटीवी फुटेज खंगाल को मुखबिर किया जाकर अज्ञात मुलजिमानों के बारे में पता लगाया गया, जिन पर अज्ञात मुलजिमान सुनील पिता हजारोत उम्र 19 साल निवासी गजपुर और राहुल पिता धर्मेंद्र खराड़ी उम्र 20 साल निवासी गड़ावटे से होना पाया गया। इनमें लगातार उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। कल सूचना मिली कि दोनों मुलजिमान गड़ा वाटेश्वर के आसपास हाथों में हथियार लहराते हुए लोगों में भय व्याप्त कर रहे हैं, धारदार हथियार लहराते हुए भय व्याप्त कर रहे हैं, जिस पर दोनों मुलजिमानों को नाकाबंदी में गिरफ्तार किया। जिनसे घटना के बारे में पूछा गया, दोनों ने रोडवेज बस पर पत्थर फेंकना कबूल किया है। दोनों मुलजिमानों को पुलिस हिरासत में लिया जाकर उन पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस थाना दंबोला द्वारा लगातार पत्थरबाजों और आमजन में भय व्याप्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सुनील करके जो मुलजिमान है, शिखलापुर में भी थाना 84 के अंदर प्रकरण दर्ज है, जिसने 2 वर्ष का जो मासूम बच्चा था उसे पत्थरबाजी के अंदर ये चालानशुदा अपराधी है। पुलिस थाना दंबोला द्वारा लगातार आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। प्राइम टाइम में एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है प्राइम टाइम में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पाली के सूरजपोल सोमनाथ मंदिर रोड स्थित तरुण ज्वेलर्स से 17 किलो चांदी की चोरी की गुत्थी पाली पुलिस ने सुलझा लिया है। कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन गैंग के 2 शातिर बदमाशों को बांसवाड़ा जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बोलेरो वाहन भी जब्त कर लिया है। गिरोह के अन्य 4 सदस्यों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बांसवाड़ा के दिनेश मैड़ा और राजू नीनामा के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह देश भर में सैकड़ों नकबजनी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। ये चोर खास तौर पर ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाते थे और केवल चांदी के गहनों की चोरी करते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी वारदात के बाद पहाड़ी और जंगलों में छिप जाते थे, जिससे पकड़ में नहीं आते थे। लेकिन इस बार पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार सफलता हासिल की। जांच टीम में एसआई आनंद सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र बागोरा, महेश कुमार, प्रेम सुख, खियाराम, दयाल राम और जोगेंद्र सिंह ने लगातार 4 दिन जंगल में डेरा डालकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात 24 जून को अल सुबह हुई थी, जब आरोपी ज्वेलरी शॉप की छत के रास्ते अंदर घुसे और करीब 18 लाख की चांदी चुराकर फरार हो गए थे। पुलिस अब आरोपियों से चोरी का माल बरामद करने का प्रयास कर रही है। 24 को सवेरे करीब ये 4 बजे के करीब ये चोरी हुई थी, जिसमें अज्ञात चोरों ने 15 से 17 किलो चांदी को चोरी किया। पास वाली दीवार पर 3 मंजिला चढ़कर तरुण ज्वेलर्स की 3 मंजिला जो बिल्डिंग है उसकी छत पर चढ़कर खिड़की को तोड़ते हुए अंदर घुसे और इन्होंने वहाँ पर वारदात को अंजाम दिया। हमारी टीम ने टोटल 6 बदमाशान को चिन्हित किया है, इनको ट्रेस किया है। लगभग 4 से 5 दिन हमने विभिन्न सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लगभग 100-150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उनमें से 6 में से 2 बदमाशान दिनेश सन ऑफ मंजी और राजू सन ऑफ बाबूलाल, इन्हें बांसवाड़ा से दस्तयाब कर लाए हैं। ये एक पेशेवर गैंग है जो पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों में चोरी करती आई है। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती है कि ये जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ चढ़ के, जो 3 मंजिल 4 मंजिल वहाँ चढ़ के ये इस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं और बड़ी बड़ी वारदात को, बड़ी बड़ी नकबजनी को अंजाम देते हैं। इनमें से 2 को हम ले आए हैं और प्रयास जारी है। अन्य मुलजिमान को भी हम जल्दी दस्तयाब करेंगे। धन्यवाद।
झुंझुनू जिले में खेतड़ी उपखंड के गांव ठाठवाड़ी का राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक मिसाल बन चुका है। किसी निजी अस्पताल जैसी सुविधा, साफ सफाई और व्यवस्थाएं इसे खास बनाती है। यही कारण है कि यह अस्पताल केंद्र व राज्य सरकार से कई अवार्ड हासिल कर चुका है और अब नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन भी प्राप्त कर चुका है। हरियाणा की सीमा से सटे होने के कारण ठाठवाड़ी अस्पताल में पड़ोसी राज्य के करीब 25 गांवों के मरीज भी इलाज के लिए आते हैं। यह उपलब्धि गांववासियों, भामाशाहों और चिकित्सा कर्मियों के सहयोग और समर्पण से संभव हुई है। पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव ने अस्पताल के लिए 4 बीघा जमीन दान दी थी। यह उनका पैतृक गांव भी है और यही उनका जन्म हुआ था। केंद्र सरकार ने अस्पताल के विकास के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत 10 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। हाल ही में आयोजित सम्मान समारोह में भामाशाहों और चिकित्सा कर्मचारियों का अभिनंदन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने अस्पताल के चारों ओर 3 तरफ 4 दीवारी करवाने और सरकार से और बजट मंजूर करवाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में झुंझुनू CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर, BCMO डॉक्टर हरीश यादव तथा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ज्योति शर्मा सहित पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। अस्पताल में डिलीवरी कक्ष व वातानुकूलित वार्ड जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। डॉक्टर ज्योति शर्मा को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग से ठाठवाड़ी अस्पताल आज ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। उसमें सिर्फ एक इंचार्ज की इच्छा शक्ति मायने नहीं रखती, उसके पूरे स्टाफ का सहयोग, ग्रामवासियों का सहयोग वो भी बहुत मायने रखता है। तो ये कार्य हम इसको कर पाए मात्र 6 महीने के अंदर। हमने 3 लेवल क्रॉस किए, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। ये सिर्फ संभव हो पाया मेरी टीम वर्क से। जो मेरी टीम आपको पीछे दिख रही है, इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इसको इस स्तर तक पहुँचाया। इसमें हमारी ग्राम पंचायत का, हमारे सरपंच साहब का और ग्रामवासियों का भी काफ़ी सहयोग रहा, जिसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। और मतलब टीम के बिना ऐसा कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं। कई अवार्ड भी मिले हैं अस्पताल को, कौन कौन से अवार्ड है जो मिले? अस्पताल को मिला है कायाकल्प अवार्ड, जो कि एक संस्था को 5 साल में एक बार मिलता है और जिसकी राशि विनिंग प्राइस होता है 2 लाख रुपए। वो अवार्ड हमें मिला है। उसके बाद में हमें एनकॉस अवार्ड मिला है। एनकॉस सर्टिफाई कोई भी संस्था एक साल में जब होती है तो 3 साल के लिए होती है। एक बार होती है तो 3 साल के लिए वो संस्था सर्टिफाई होती है, जो कि हम हो चुके हैं। और फिर उसका ईयरली मेंटेनेंस होता है, जिसके तहत हमें 3.25 लाख रुपए लगभग प्रति वर्ष मिलते हैं 3 वर्ष तक। तो इसका जो फर्स्ट सर्विलेंस है वो भी हम क्रॉस कर चुके हैं। अब हमारा सेकंड सर्विलेंस आने वाला है। तो ये 2 अवार्ड हमें संस्था को मिले। उसके अलावा जो सम्मान के तौर पर हमारे सभी समस्त स्टाफ को और हम लोगों को विभिन्न स्तरों पर भी सम्मानित किया गया है और अवार्ड दिए गए। कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? अस्पताल के अंदर गर्भवतियों की पूरी जांच, डिलीवरी और डिलीवरी के बाद की केयर की सुविधा उपलब्ध है। बुजुर्गों के लिए विशेष OPD है। नवयुवकों के लिए, युवतियों के लिए विशेष OPD सुविधाएं हैं। और जो जनरल बीमारियां जितनी भी होती हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, ये सुविधा भी हमारे यहाँ सभी इलाज की उपलब्ध है। TB के मरीजों के लिए भी उपलब्ध है। और जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन की व्यवस्था भी हमारे पास में है। हमारे पास 14 बेड है PHC के ऊपर। और हालांकि एक PHC को 6 बेड ही अधिकृत किए जाते हैं, पर पावर ग्रिड और भामाशाहों के सहयोग से हमारे पास में 14 बेड है। तो पेशेंट को पर्याप्त मात्रा में एडमिट करने की भी हमारे पास सुविधा है। सुना गया कि हरियाणा से भी मरीज आते हैं कई गाँव। बिल्कुल, हरियाणा के हमारे जो PHC है वो बॉर्डर एरिया में स्थित है। हमारे स्टाफ की कार्यशैली की वजह से और बॉर्डर एरिया होने की वजह से यहाँ लगभग हरियाणा के 20 से 25 गाँव इस एरिया मतलब हमारे PHC पर आते हैं लोग इलाज लेने के लिए। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठाठवाड़ी में भामाशाहों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेतड़ी के विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर जी रहे। अध्यक्षता इसी गांव के निवासी और पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र यादव जी ने अध्यक्षता की। साथ में हमारे डिपार्टमेंट के BCM और साथ ही सभी अधिकारीगण, सभी चिकित्साकर्मी यहाँ पे मौजूद रहे। ग्रामवासियों ने यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की है। बहुत सारे ग्रामवासियों ने भामाशाह के रूप में काम किया और इसके मुख्य रूप से भामाशाह हमारे डिपार्टमेंट के यहाँ के कोटपुतली के पूर्व विधायक भामाशाह के रूप में रहे। इस हॉस्पिटल की जो ज़मीन है
वो पूर्व विधायक महोदय ने दी। और साथ ही में इसके गाँव वासियों ने आसपास के इतने उपकरण और इतने संसाधन जुटाए कि इस हॉस्पिटल ने एनक्वास के अंदर इनाम जीता है। अभी प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख के आसपास रुपए इस पीएससी को मिलेंगे और निश्चित रूप से पीएससी के अंदर जो अंदर की व्यवस्थाएं हैं वो इतनी शानदार है कि अगर कोई देखे तो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह व्यवस्थाएं यहाँ पे अंदर से इतनी अच्छी तैयार कर रखी हैं। यहाँ पे खेतरी के साथ साथ में जो पड़ोसी हमारा क्षेत्र है, हरियाणा के आसपास के जो गांव हैं वो भी यहाँ पे मरीज दिखाने के लिए आते हैं और एनक्वास के अंदर यहाँ पे इनाम जीता। लगातार यहाँ के जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से जो मामासाओं को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के स्टाफ को। मुख्य रूप से मैं यहाँ के हेड डॉक्टर हैं ज्योति जी शर्मा और पूरे स्टाफ को कि आपने इतना शानदार और जानदार हॉस्पिटल मेंटेन करके रखा है जिसमें बाहर के मरीज भी आते हैं। निश्चित रूप से ये सेवा का क्षेत्र है, वास्तव में आपने मन से सेवा का क्षेत्र चुना है। आज उसी के निमित्त हम यहाँ पे ठाठवाड़ी में इस हॉस्पिटल में इस कार्यक्रम में पधारे हैं। CSR योजना के तहत हमारे जो एक दसरापुर पावर ग्रिड है वहाँ से हमें 35 लाख रुपए का उपकरण यहाँ पे मिले हैं। उसके उद्घाटन के स्वरूप भी हम उपस्थित हुए हैं। इस उपस्थिति को गरिमा में बढ़ाने के लिए कोटपुतली से पूर्व मंत्री हमारे राजेंद्र जी यादव साहब भी जो इस गांव के बाशिंदे हैं पधारे हैं। CMO जो साहब पधारे हैं, BCMO साहब हैं, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पधारे हैं। निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य का क्षेत्र है। हम पूरे उपखंड खेतड़ी के अंदर विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज तक 84 करोड़ से ऊपर की राशि खर्च कर चुके हैं मेरे 1.5 साल के कार्यकाल में, जिसमें मोटा मोटा आपको मैं बताऊं, एक उप जिला अस्पताल है, 3 PSC हैं, 32 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जिसमें प्रत्येक की कीमत 55 लाख है और एक हमने आदर्श CSC बनाई है जो शिमला ग्राम में बनाई है जिसकी भी 8.5 करोड़ के लागत रुपए पास हुए हैं, टेंडर भी हो गया है। और उसके बाद में हमने CSC दूसरी मेरे कार्यकाल में पास करवाई है मेहड़ा के अंदर जिसके 5.5 करोड़ रुपए पास हुए हैं। उनके भवनों का हम शिलान्यास भी करेंगे और मानव के लिए भगवान ना करे कि कोई बीमार पड़े, लेकिन बीमार दुर्भाग्यवश हो भी जाए, स्वास्थ्य में पीड़ा हो जाए तो उसको उचित और समुचित उपचार मिले, ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1.5 साल के अंदर एक संतुष्टिप्रद कार्य कर चुके हैं और बाकी के 3.5 साल में भी हमें इस क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ के काम करवाएंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूँ क्योंकि ये क्षेत्र अहम क्षेत्र है, इसलिए हम इस पर विशेष फोकस रखते हैं। बहुत राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बारां जिले के प्रवास पर रहे। उन्होंने बारां कलेक्ट्रेट के मिनी सचिवालय स्थित सभागार में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ जिले की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया। छबड़ा AE को चार्जशीट देने के निर्देश दिए गए। वहीं कई अभियंताओं को बैठक में खड़ा कर जवाब तलबी की गई। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी 2 वर्षों तक कोई स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, लेकिन कार्य में लापरवाही या जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिया है कि हर उपभोक्ता मीटर पर कॉल सेंटर का नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को सुविधा मिल सके और फीडबैक प्रणाली मजबूत हो। बैठक में बारां अटरू विधायक राधेश्याम बैरवा, किशनगंज शाहबाद विधायक ललित मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिकलवाल तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मंत्री नागर ने सभी अधिकारियों को जनहित सर्वोपरि रखने और विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मंत्री नागर ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने बिना टिपिंग की बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों हिदायत दी गई है कि कोई किसी तरह की शिकायत लेकर आपके पास आता है उसकी तुरंत सुनवाई हो। अधिकारियों से कहा गया है कि फील्ड में जाकर मॉनिटरिंग करें। यहाँ पे किस तरह की चर्चा हुई है, किस तरह मतलब किया है? आज हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय यहाँ पर बारां पधारे हैं और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ बारां आए हैं अभी मीटिंग लेने कर्मचारियों की। और जो बिजली की बार बारां शहर में पूरी बारां अटरू विधानसभा में जो समस्याएं आ रही थी उसके लिए जो बढ़िया बालाजी है जो वहाँ पर एक GSS लगेगा और उसकी आज कल सैंक्शन हो गई थी और उसको कुछ ही समय बाद उसका टेंडर होगा। और मेरी मांग एक मेडिकल कॉलेज में भी GSS बने ताकि आने वाले समय में
लाइट से पूर्णतया इस क्षेत्र को निजात मिले, और वो भी पाइपलाइन में है। कुछ ही समय बाद उसका भी मुझे विश्वास है कि स्वीकृत होगा। और छजावाम भी GSS पास हो गया है, और एक हाथी जिलोद में 4-5 GSS सैंक्शन किए हैं सरकार ने। और पिछली सरकार ने लाइट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए जो अंडरग्राउंड जो लाइनें थी वो पानी की जो बारिश हुई तो पूरी फाल्ट हो गई। उसमें 40-40 फाल्ट हैं, और अब जो नई लाइनें डालने की तैयारी है अंडरग्राउंड, कुछ ही समय बाद हमारे को 12 शहर से लाइट से निजात मिलेगी, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। बिना ट्रिपिंग की बिजली देने का काम हमारी प्रदेश की सरकार ने लक्ष्य रखा है, उस पर आप चलिए और उसके अनुसार अपनी कार्य योजना बनाइए, अपने कार्य और व्यवहार में परिवर्तन करिए। आपके ऑफिस में आने वाले अधिकारियों के पास कोई भी ग्रीवेंसेस लेकर के आता है, उसका व्यवहार ठीक रहे, उसका काम समय पर हो जाए, इसके निर्देश दिए हैं। और लगातार इन अभियंताओं को कहा है कि फील्ड में जाएं, मॉनिटरिंग करें, वहाँ जो कमियां हैं, चाहे वो GSS की हो, चाहे वो झूलते तारों की हो, या फिर टेढ़े मेढ़े खंभे हो, किसी भी तरह की कोई भी ट्रिपिंग नहीं आनी चाहिए। आने वाले समय के लिए पूरा सिस्टम एक स्ट्रेंथनिंग हो, क्वालिटी के साथ काम हो, उसका अभियंताओं को इसको निर्देश दिए हैं। और मैं समझता हूँ, मैंने निर्देश दिए कि अगले 3 महीने में मैं फिर यहाँ रिव्यू मीटिंग करूँगा। उस बीच में भी अगर हमारे यहाँ के काम करने वाले, चाहे अभियंता हो चाहे कर्मचारी हो, अगर मुझे इम्प्रूवमेंट और सुधार नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से फिर पूरा ऑपरेशन करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शिक्षा विभाग जालौर ने शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर PTI बनने वाले सुरेश बिश्नोई को सस्पेंड कर दिया है। SOG ने 16 अप्रैल को मामला दर्ज कर 9 जून को सुरेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि साचौर तहसील के राजीव नगर निवासी सुरेश पुत्र आशुराम बिश्नोई ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी हासिल की थी। डमी अभ्यर्थी ने 25 सितंबर 2022 को जयपुर के बजाज नगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 पारियों में परीक्षा दी थी। फिलहाल वह सरनाऊ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेडिया में कार्यरत था। SOG को इस भर्ती परीक्षा में भारी फर्जीवाड़ा होने की शिकायत मिली थी। जून 2024 को मामले की जांच शुरू की गई थी, जिसमें SOG ने PTI सुरेश बिश्नोई के आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, उपस्थित पत्रक का सिलेक्शन होने पर भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र और हस्ताक्षर का मिलान किया, जिसमें सभी दस्तावेजों में फोटो व हस्ताक्षर मिसमैच हो रहे थे, जिस पर साफ जाहिर हो गया कि PTI सुरेश बिश्नोई ने डमी अभ्यर्थी अपनी जगह बैठाया था। SOG ने 16 अप्रैल को राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम व धोखाधड़ी की 11 धाराओं में मामला दर्ज कर 9 जून को आरोपी PTI सुरेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। झुंझुनू जिले के खेतरी क्षेत्र के मानोता जाटन गांव में हनुमान मंदिर के पास सार्वजनिक धर्मशाला में समाज सेवी स्वर्गीय अशोक कुमार जहांगीर के तृतीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा एवं पर्ण हरित फाउंडेशन के सौजन्य से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक महेंद्र जागीर एवं अविनाश जागीर ने बताया कि रक्तदान शिविर में भगवान दास खेतान हॉस्पिटल झुंझुनू के डॉक्टर राहुल सोनी की देखरेख में उनकी टीम द्वारा 67 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं जोश के साथ रक्तदान किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में समाजसेवी अशोक जागीर के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर ग्रामीणों एवं परिजनों ने श्रद्धांजलि दी और शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सरपंच बहादुर मल मेघवाल, अजय जागीर, अरविंद जागीर, सुनील सिंधर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज समाजसेवी श्री अशोक कुमार जागीर की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देकर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम मानोता जाटान और आस पड़ोस के जो गांव हैं उनसे युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और लगभग अब तक 35 यूनिट का रक्तदान किया जा चुका है, जो कि एक समाज के लिए नई प्रेरणा और जीवनदान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है किसी भी मानव जीवन को बचाने के लिए। मानोता जाटान में मेरे चाचा जी हैं अशोक जागीर, उनकी तृतीय पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो अभी तक 31 यूनिट रक्तदान हो चुका है और भी युवा आ रहे हैं रक्तदान देने के लिए।
और शाम दोपहर 2 बजे तक ये रक्तदान शिविर चलेगा। अभी 2 घंटे और बाकी हैं और ये लोगों में अच्छा उत्साह है। गांव में सभी का सहयोग मिल रहा है और आसपास के गांव से परिचित लोग काफ़ी आ रहे हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश ये है कि रक्तदान देना एक जीवन बचाने के बराबर है और जब भी मौका मिले तो रक्तदान जरूर करना चाहिए। प्राइम टाइम में एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है प्राइम टाइम में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। धौलपुर में मंगलवार रात को हुई मूसलाधार बारिश ने धौलपुर शहर में भारी तबाही मचाई। शहर के प्रमुख इलाके जगन टोकीज, हरदेव नगर, कोट परिषद और बाड़ी रोड पूरी तरह पानी में डूब गए। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे यातायात व्यवस्था ठप हो गई और आम जन को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते जल निकासी की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। नालियों की समय पर सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़कों से होता हुआ कई घरों और दुकानों तक घुस गया। दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हुआ। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले कर्मचारी को काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह स्थिति हर साल बरसात में बनती है, लेकिन प्रशासन कोई स्थायी समाधान नहीं करता। इस बार भी स्थिति जस के तस है और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई राहत कार्य शुरू नहीं हुआ, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। नागरिकों ने प्रशासन से जल्द निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। अगर समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। चूरू जिले के तारानगर इलाके की 18 वर्षीय युवती को सोशल मीडिया पर फंसाकर ओमान भेजने की साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। युवती को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने से कुछ ही समय पहले पुलिस ने दस्तयाब कर परिजनों के हवाले कर दिया। इस साजिश के पीछे ओमान के रहने वाला 35 वर्षीय मुस्लिम युवक मोहम्मद इस्लाम है, जो मूलतः तारानगर क्षेत्र का रहने वाला है। युवक ने सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती कर उसे लग्जरी जीवन का सपना दिखाया और ब्रेन वॉश कर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी ने युवती का पासपोर्ट बनवाया, दिल्ली से मस्कट ओमान की फ्लाइट का एयर टिकट भेजा, यहाँ तक कि तारानगर से दिल्ली तक की कैब की व्यवस्था खुद की। शनिवार को युवती के बिना बताए घर से निकलने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। शाम तक सूचना मिलने पर चूरू पुलिस ने दिल्ली पुलिस और एयरपोर्ट प्रशासन से समन्वय किया। तब तक युवती इमिग्रेशन लाइन में थी, लेकिन समय रहते उसे दस्तयाब कर लिया गया। एसपी जय यादव ने बताया कि अगर आधा घंटा भी देरी होती तो युवती खाड़ी देश के लिए रवाना हो जाती। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी मोहम्मद इस्लाम शादीशुदा है और पिछले 10 वर्षों से ओमान में रह रहा है। उसने युवती को लग्जरी जीवन और शादी का झांसा देकर फंसाया था। पुलिस को शक है कि वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह का सदस्य हो सकता है, जो ग्रामीण युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन व अवैध रूप से बेचने का काम करते हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए कई युवतियों के संपर्क में था। उसकी गतिविधियों की जांच की जा रही है। पुलिस ने युवती को परामर्श देने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है और आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इसकी जानकारी भारतीय दूतावास, विदेश मंत्रालय और आवर्जन विभाग को दी गई है। आरोपी को भारत लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने परिजनों से अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर निगरानी रखने की अपील की। आज का दौर डिजिटल है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए साइबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे घटनाएं तेजी से बढ़ रही है।
लेकिन एसपी साहब बार बार हमें सीएलजी की बैठक में हर बार कहते हैं, बुला के कहते हैं, काफ़ी बार समझाते हैं कि आप इन चीज़ों से दूर रखो, अपने बच्चों को दूर रखो, सोशल मीडिया से दूर रखो, मोबाइलों से दूर रखो। और आज एक बड़ी सीख हमें मिली है। कल दोपहर बाद की बात है, बच्ची की मम्मी का रोते हुए फ़ोन आया, मेरी बेटी को बचाओ, बेटी को बचाओ। मैं समझ नहीं पाया कौन बोल रहे कौन नहीं बोल रहे। तो मैंने कहा पहले आप रोना बंद करो, कहाँ से बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो बताओ। तब उन्होंने कहा मैं उनके घर से बोल रही हूँ। क्या हुआ कि मेरी बेटी भग गई, सुबह से पता नहीं है। मैंने एसएस साहब को, गौरव जी को कहा, उस दिन कहा मैं बचा। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के कलिंजरा बस स्टैंड पर मंगलवार दोपहर एक सनसनीखेज घटना घटी, जहां एक अध्यापिका को उसके पूर्व प्रेमी ने तलवार से कई बार वार कर घायल कर दिया। घटना के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गया। घटना तब हुई जब मूल रूप से जोलाना निवासी लीला ताबियार पत्नी लक्ष्मण ताबियार जो कलिंजरा बस स्टैंड पर खड़ी थी, तभी कार से आए पूर्व प्रेमी आरोपी महिपाल ने उस पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने महिला के पेट और शरीर पर कई वार किए, जिसके बाद वह वहां से भाग निकला। भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुई इस हमले से लोग सहम गए हैं। मामले की सूचना मिलते ही बागीदोरा डिप्टी एसपी संदीप कुमार शक्तावत मौके पर पहुंचे। घायल अध्यापिका को तुरंत बांसवाड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकेबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि आरोपी महिला का पूर्व प्रेमी है और इस हमले के पीछे व्यक्तिगत दुश्मनी या अन्य कोई कारण हो सकता है। हालांकि अन्य संभावित कारणों पर भी जांच की जा रही है। पुलिस गवाहों से पूछताछ कर रही है और जल्द हमलावर को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आज सुबह करीब 10:30-11 बजे कलिंजरा थाना क्षेत्र के कस्बे में बस स्टैंड पर एक महिला लीला ताबियार नाम से, जो कि टीचर है, वहाँ पर बैठी थी। तभी उसके पूर्व प्रेमी महिपाल भगोरा जो वहाँ पर आया, उसने एक तलवार से उसके पेट पे वार किया, जिससे महिला चोटिल हो गई और अस्पताल ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस की अलग अलग टीमें गठित करके मुलजिम की तलाश की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई रिपोर्ट देने पर की जाएगी। बीकानेर में खाद, बीज और पेस्टिसाइड की दुकानों का अनिश्चितकालीन बंद आखिरकार समाप्त हो गया है और सभी खाद बीज की दुकानें नियमित रूप से खुलने लगी है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली। यह फैसला बीकानेर के खाद बीज व्यापारियों की विजयनगर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से हुई मुलाकात के बाद लिया गया। इस महत्वपूर्ण चर्चा में कृषि मंत्री मीणा के साथ विभाग के संयुक्त निदेशक भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान कृषि मंत्री मीणा ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा, हम गुणवत्तापूर्ण काम करने वाले व्यापारियों को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन नकली उत्पाद बेचने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में टैगिंग के लिए कंपनियों को पाबंद किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को सही उत्पाद मिल सकेगा। इस बैठक में बीकानेर खाद बीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि के तौर पर इंदरचंद तिवारी, पूनम चंद जानी, सुरेंद्र गोदारा और राम रतन सारन भी उपस्थित रहे। यह निर्णय किसानों के लिए एक बड़ी राहत को लेकर आया है, जो बुवाई के समय इस महत्वपूर्ण समय में खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर चिंतित थे। झालावाड़ शहर के नजदीक मंडावर थाना क्षेत्र के पूरा गांव में पानी की मोटर में बिजली के तार लगाते समय अचानक करंट लगने से एक व्यक्ति की झालावाड़ अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पूरा गांव निवासी अनार सिंह पुत्र देवलाल भील अपने घर पर सुबह पानी की मोटर में तार लगा रहे थे, तभी अचानक करंट की चपेट में आने से वह अचेत हो गए। पास मौजूद परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल उन्हें झालावाड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक अनार सिंह अविवाहित थे और अपने माता पिता के साथ रहते थे। अस्पताल चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल भीम सिंह ने बताया कि शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और मंडावर पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है। मंडावर पुलिस के आने के बाद परिजनों से रिपोर्ट लेकर पोस्टमार्टम करवाई जाएगी। जोधपुर के 5 दिनों के प्रवास के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, उनकी नब्ज टटोली। उन्होंने संगठनात्मक भूमिका निभाते हुए शहर और देहात क्षेत्र के पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। दिल्ली रवाना होने से पहले गहलोत ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने जोधपुर के विकास कार्यों और कांग्रेस के संगठनात्मक प्रयासों पर विस्तार से बात की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जोधपुर के विकास कार्यों को अंतिम रूप से स्वीकृत देने का आग्रह किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार द्वारा स्वीकृत कुछ विकास कार्य थोड़ी सी गंभीरता से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। गहलोत ने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने बड़े फैसले लेकर जोधपुर में विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की थी और कई प्रोजेक्ट्स पर सरकारी पैसा खर्च किया था। उन्होंने कहा, इन कार्यों को गति देने और आगे बढ़ाने की जरूरत है। गहलोत ने खेद व्यक्त किया कि पिछले 1.5 साल में उनकी सरकार के विकास कार्यों को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई है। दिल्ली रवाना होने से पहले अशोक गहलोत ने कांग्रेस संगठन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि संगठन का काम पूरे प्रदेश में चल पड़ा है। गहलोत ने कांग्रेस पार्टी को एक गुलदस्ते का स्वरूप बताया, जो बिना धर्म, बिना भाषा, बिना जाति और बिना किसी भेदभाव के काम करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि देश को कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सलाह दी है कि उन्हें गांव-गांव, ठानी-ठानी जाकर फीडबैक लेना चाहिए, क्योंकि गुड गवर्नेंस के लिए फीडबैक लेकर कार्य करना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी सरकार के बारे में कहा, हमारी सरकार काम करने वाली थी, सरकार गिराने का हमारा काम नहीं है। गहलोत ने दिल्ली में षड्यंत्र रचकर उनकी सरकार गिराने की कोशिश का भी जिक्र किया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने वो तमाम प्रोजेक्ट देखे जो आपकी सरकार ने लागू किए थे, चाहे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, एक एक जगह आप जाकर क्या फीडबैक लेके आए। बात सुनो, प्रोजेक्ट देखे मैंने, सब ऐतिहासिक है। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल खुद आए, उनके उद्घाटन कर रहे। इतने शानदार प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी का है, यहाँ पर सुमित लाइब्रेरी का, या जो यहाँ पर फिजिकल कॉलेज में बन रही इंस्टीट्यूट बन रही स्पोर्ट्स की, वो है, या जो मंडोर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया हमने, उसी बिल्डिंग है। ऐसी बिल्डिंग 2-3 बनी है यहाँ पर, प्रताप नगर में भी और दिगाड़ी के अंदर भी। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट जो पूरे हो चुके हैं करीब करीब, या थोड़ा बहुत अड़चन आ रही है, उनको पूरा करवा के अगर मुख्यमंत्री खुद आके उद्घाटन करेंगे तो उनको खुद को सुकून मिलेगा। इतना मैं कहते, इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है, इतनी शानदार काम हुआ है, अब बिल्डिंग बन गई है। अब उन्हें लाइब्रेरी में किताबें तो सरकार देगी, तो पहले की किताबें हैं 90,000 या जो समथिंग है, तो उसके अलावा भी कोई जरूरत होगी तो वो देंगे। तो कहने का मतलब सरकार को चाहिए फिनिशिंग टच करना, खाली उनको कुछ नहीं करना। फिजिकल कॉलेज का मैंने देखा जाकर के, ये राजस्थान में पहली इंस्टीट्यूट बन गई है, लगभग मैंने 100 करोड़ रुपए दिए थे, शानदार बन गई है। अब उसके बाद में 1-2 करोड़ रुपए हैं और लगने हैं। वो मांग रहे हैं स्पोर्ट इंस्टीट्यूट वाले, जो मिस्टर रानावत है, कि मेरे पास पैसा है, खाली खर्च करने की परमिशन चाहिए मुझे। वो परमिशन नहीं मिल रही उनको, तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ के काम बच गए हैं 100 करोड़ में, पैसा उनके पास है, आप परमिशन दे नहीं रहे हो। ये जो इस प्रकार के अपने पिन फिक्स कर रखे हैं, अटका रखे हैं, ये सरकार के हित में भी नहीं है। सरकार बदनाम होगी पूरी तरह से कि 100 करोड़ लग गए हैं, इंस्टीट्यूट शुरू नहीं हो रही है, कोचेज आएंगे, 1000 स्पोर्ट्स मैन वहाँ पे उसमें भाग लेंगे, 250-500 का वहाँ बन गया हॉस्टल, शानदार। अभी जो जनरल स्थिति आप देखोगे हॉस्टलों को, तो हमें मतलब संकोच होगा, शर्म आएगी कि बच्चे कैसे रह रहे हैं। पहले था नहीं बिल्डिंग, अब हमने नहीं बना दी हॉस्टल, 500 बच्चों का हॉस्टल बन गया, लड़कियों का, लड़कियों का। अब सरकार को चाहिए, काम कौन करेगा? तो मैंने देखा है, बहुत ही जाकर खुद ने देखा है, सरकार को, मुख्यमंत्री को चाहिए इस पे ध्यान दे। सरकार का पैसा खर्च हुआ, मेरा पैसा तो था नहीं कोई व्यक्तिगत। फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रही है, पहले यूनिवर्सिटी बना रहे थे हम लोग, पता नहीं वो क्या करेंगे।
शानदार बिल्डिंग बनी, 500 करोड़ लगे होंगे वहां पर। वो पढ़ी लिखी क्या कैसे काम चलेगा? मेडिकल यूनिवर्सिटी मारवाड़ की इत्यादि काम हुआ है, देख के आया मैं, काम चल भी रहा वहाँ पे, और गति दे काम को, बढ़ाए काम को, तब जाके उनका फायदा मिलेगा। कहने का मतलब ये कि इतने शानदार प्रोजेक्ट जो हमारे वक्त में आए थे लगभग पूरे हो चुके हैं, और 1.5 साल में जो गति धीमी कर दी, उस कारण से अभी तक वो पूरे हुए नहीं। और आज स्थिति बन गई कि अगर ये 2-4 महीने में काम पूरे करके मुख्यमंत्री खुद पधारे जोधपुर के अंदर, जोधपुर वासियों को अच्छा लगेगा। ये मुख्यमंत्री खुद आके उनका उद्घाटन कर रहे हैं, उनको खुद को सुकून मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी कि जोधपुर में जो काम हुए हैं मेरे काम में राजस्थान में और जगह करवाऊँ। सर, ये जो 5 दिन रहे सर, खूब जनता आपसे मिली, हजारों की संख्या में लोग मिले हैं। एक संगठनकर्ता की आपकी भूमिका, ये संगठन को और मजबूती देने का भी आपसे शहर के चाहे सबसे आपने फीडबैक भी लिया है और डायरेक्शंस भी दिए हैं। आपको लगता है निकाय चुनाव भी है, आगे पंचायत के चुनाव भी है? देखिए, जो हमारे मंडल अध्यक्ष बन गए, पदाधिकारी बन गए, उसके डीएलएच बन रहे हैं, तो संगठन का काम पूरे राजस्थान में चल पड़ा है। संगठन भी जो आप सोचते हो वो बात नहीं है, अब मजबूती से कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं। वो समझ गए देश में क्या हो रहा है, देश में ध्रुवीकरण पूरा कर दिया देश के अंदर। आज अगर मैं संक्षिप्त में बात करूं आपसे, तो मैं कहना चाहूंगा देश को जरूरत कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस सभी धर्म, कभी जाति, सभी भाषा बोलने वालों के साथ लेके चलती है। ये गुलदस्ता बहुत शानदार है देश का, फूलों का, विभिन्न फूल है इसके अंदर, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, भाषा बोलने के नाम पर। इसको कांग्रेस ही मजबूत बना सकती है। ये आम देश चाहता है कि कांग्रेस को चाहता है, कांग्रेस का मजबूत होना बहुत आवश्यक भी है। हम सब उसमें लगे हुए हैं। राहुल गांधी तो नारा दे चुके हैं संविधान बचाओ का। कल हमने जब प्रोग्राम किया, आपने सुना होगा कि संविधान बचाओ की बात हम क्यों कर रहे हैं। जुडिशरी पे, इलेक्शन कमीशन पे, एजेंसी जो है, सब पे दबाव है, तो कैसे डेमोक्रेसी रहेगी? तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। तो मैं कहना चाहूँगा कि उन तमाम बातों में कांग्रेस वाला समझ गया कि हमें मजबूती प्रदान करनी है, और मैं समझता हूँ आप खुद महसूस करोगे कि हमारी शानदार योजना थी पिछली सरकार की। आज आप चले जाओ कोई गांव में, मेरा चैलेंज है, राजस्थान में किसी गांव में चले जाओ, मैंने मुख्यमंत्री को आगाह किया 2-3 बार, आपके हित में मैं कह रहा हूँ, गांव में लोग क्या बात करते हैं आपकी गवर्नमेंट के बारे में, जरा सुन के आइए। हमारे बारे में वो क्या बोलते हैं, सरकार नहीं आई, अब क्या पश्चाताप उनको हो रहा है, क्या वो फील हो रहा है, सब आपको मालूम पड़ जाएगा। उससे आप गवर्नेंस अच्छी कर पाओगे। सरकार आपको चलानी है, 5 साल सरकार उनको चलानी है ना। हम थोड़ी करेंगे, हम कोई सरकार आपकी तरह गिराने की बात करेंगे, आपकी तरह सरकार गिराने के षड्यंत्र रचेंगे दिल्ली के अंदर। हम तो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे 5 साल राज करो आप आराम से, और कम से कम जो स्थिति पब्लिक की बन गई है 1.5 साल में, बहुत लोग कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, भयंकर करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो उनको ही तकलीफों की बात है। सर आपका जो एक बयान है, अगर निरंतर विकास कार्य हो रहा है तो मतलब नहीं है, ये नाटक चलते जाएंगे, राजनीति में उसमें कोई विषय नहीं मानता। आपका एक बयान जो सामने आया था वजनलाल सरकार को जो है चेंज करने का जो कार्यक्रम चला है, उसमें आपने देवनानी सहित कई लोगों के नाम लिए। इससे एक बड़ी चर्चा और एक बड़ी जो है इस विषय को लेकर जो स्थिति बन गई, मैं तो उससे विचार किया जो। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 9 बजे हमारा खास बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर, और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।